नमस्कार, बहुत स्वागत आपका अनादि टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। खबरों की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ, और इस वक्त जो बड़ी खबर है वो आपको बता देते हैं। आपको बता दें भोपाल से बड़ी खबर, जहां सीएम शिवराज का बैतूल दौरा है आज। आपको बता दें 2 दिवसीय बैतूल दौरे पर रहने वाले हैं मुख्यमंत्री। सीएम शिवराज की पत्नी बेटे भी उनके साथ मौजूद रहने वाले हैं। बोरी रिजॉर्ट में रात्रि विश्राम भी करेंगे सीएम। तो आज बैतूल में उनके कार्यक्रम होंगे। उनके साथ उनकी पत्नी साधना सिंह और बेटे कार्तिकेय भी मौजूद रहने वाले हैं। आज बैतूल दौरे पर रहेंगे मुख्यमंत्री। पत्नी साधना सिंह भी उनके साथ मौजूद रहने वाली हैं। वो जुड़े हैं खबर पर जानकारी के लिए। तो आज मुख्यमंत्री के क्या कुछ कार्यक्रम रहने वाले हैं। जो खबर है कि 2 दिवसीय बैतूल दौरे पर रहने वाले हैं, तो बैतूल में किस तरह का कार्यक्रम उनका रहने वाला है, वैभव में जानकारी दे रहे हैं मेरे सहयोगी। वैभव, क्या कुछ कार्यक्रम मुख्यमंत्री के आज बैतूल में रहने वाले, बताएं। तो बिल्कुल किसी तरह का ये सार्वजनिक नहीं है। निजी प्रवास में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अपनी पत्नी और अपने दोनों बेटों के साथ बैतूल पहुंचे हैं। बैतूल में जो बोरी अभ्यारण्य है वहां पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अक्सर जाते रहते हैं अपने परिवार के साथ। और जब भी चूंकि परिवार को समय कम दे पाते हैं, राजनीतिक जीवन रहता है, लगातार कार्यक्रमों में शामिल होते हैं, सार्वजनिक कार्यक्रम होते हैं, तो और चूंकि चुनाव की भी तैयारियां करनी है, तो उससे पहले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान 2 दिनों के निजी प्रवास पर बैतूल गए हैं। बैतूल के बोरी अभ्यारण्य में वो 2 दिन रहेंगे, जहां पर चूंकि जहां पर वो गए हैं वहां पर टाइगर देख पाए जाते हैं और वन्य जीवों से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का लगाव भी काफी है। तो वहां पर वो वन्य जीवों को भी देखेंगे और उसके साथ मध्य प्रदेश में और किस तरह की नई योजनाएं लेकर आनी है, किस तरीके से और काम किए जाने हैं। चूंकि चुनावी साल है तो उसको लेकर भी परिवार के साथ ही गहन मंथन किया जाएगा। बिल्कुल। तो आज का जो कार्यक्रम है मुख्यमंत्री का बैतूल में रहने वाला है, जैसे कि हमें वैभव भी जानकारी दे रहे थे। बोरी रिजॉर्ट में रात्रि विश्राम करेंगे मुख्यमंत्री। लौटूंगी वैभव अगली खबर पर आपसे जानकारी लेंगे। भोपाल से खबर, जहां विधानसभा चुनाव की तैयारियों में राजनीतिक दल जुट गए हैं, जिसमें कांग्रेस भी अब अपनी पूरी ताकत झोंकेगी। क्षेत्रवार नेताओं को जिम्मेदारी सौंपी गई है। हारी हुई सीटों पर कांग्रेस का पूरा फोकस है। पूर्व मंत्रियों को भी सीटों की जिम्मेदारी मिलने वाली है। कमलनाथ ने वरिष्ठ नेताओं की बैठक बुलाई है। बैठक में कार्य योजना को अंतिम रूप दिया जाएगा। विधानसभा चुनाव की तैयारियों में कांग्रेस जुट गई है। आपको बता दें क्षेत्रवार नेताओं को जिम्मेदारी दी गई है। अलग अलग नेताओं को अलग अलग क्षेत्र की जिम्मेदारी दी जा रही है। पूर्व मंत्रियों को भी सीटों की जिम्मेदारी मिलेगी। वैभव जुड़े हुए हैं। कांग्रेस अब चुनावी मूड में नजर आ रही है। जाहिर है इससे पहले भी हम देख रहे हैं कि लगातार जिम्मेदारियों का बंटवारा किया जा रहा है। क्षेत्रवार मंत्रियों को, पूर्व मंत्री जो रह चुके हैं, मंत्री रह चुके हैं, उन्हें भी अब जिम्मेदारी दी जा रही है जिताने के लिए खासतौर पर। लेकिन किन चीज़ों का उनको ख्याल रखना होगा, क्या क्या वो ध्यान रखेंगे, खासतौर पर अंतर कलह से कैसे जूझेंगे, वैभव? बिल्कुल एक रणनीति बनाई थी कमलनाथ और दिग्विजय ने कुछ समय पहले, और उस रणनीति के आधार पर ही कांग्रेस में अब काम किया जा रहा है, लगातार ही काम किया जा रहा है। तो उसी रणनीति के तहत आज कमलनाथ के निवास पर कांग्रेस के जो बड़े नेता हैं, चाहे वो संगठन की बात की जाए, पूर्व मंत्री और विधायक जो हैं, उन सभी को बुलाया गया है कमलनाथ के निवास पर। इससे पहले भी एक बैठक हुई थी, लेकिन उसमें अधिकांश जो पूर्व मंत्री थे और विधायक थे, वरिष्ठ नेता थे कांग्रेस के, वो नहीं पहुंच पाए थे। तो आज शाम को कमलनाथ के निवास पर एक बड़ी बैठक होने जा रही है। इसमें जो कमलनाथ है वो जो सर्वे रिपोर्ट चूंकि जो कांग्रेस के द्वारा कराई गई है, उस सर्वे रिपोर्ट पर भी चर्चा करेंगे और क्षेत्रवार तरीके से जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेतृत्व है उसको जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। और जो ज्यादा से ज्यादा जिम्मेदारी सौंपी जाएगी वो पूर्व मंत्रियों को, क्योंकि 15 महीने की सरकार में पूर्व मंत्रियों को इस बात की भी जानकारी है कि सरकार किस तरीके से काम करती है, उसके साथ ही कमियां कहाँ कहाँ पर हैं। इसलिए पूर्व मंत्रियों को ज्यादा महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी जाएगी, क्योंकि अब जो समय है वो बहुत ज्यादा बचा नहीं है। इसलिए लगातार हम देख रहे हैं कि दिग्विजय सिंह बुंदेलखंड में तैयारियां में लगे हैं संगठन को मजबूत करने की, और सोशल मीडिया पर भी कमलनाथ लगातार ट्वीट्स के माध्यम से, सभाओं के माध्यम से, अपने बयानों के माध्यम से सत्ता पक्ष को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं आज कमलनाथ के निवास पर एक बेहद महत्वपूर्ण बैठक की जाएगी। इसमें क्षेत्रवार तरीके से जो कांग्रेस के पूर्व मंत्रियों को जिम्मेदारी सौंपी जाएगी, ताकि जब कांग्रेस चुनाव में जाए उस वक्त किसी तरह की कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े। जो कई बार हम देखते हैं, जैसे आपने भी कहा पारुल, कि हमेशा कांग्रेस अंतर कलह से जूझती हुई नजर आती है। तो कमलनाथ और दिग्विजय सिंह चाहते हैं कि जो अंतर कलह की समस्या है उसको समय रहते समाप्त कर दिया जाए, ताकि जब कांग्रेस चुनाव में जाए तो किसी तरह की कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े। बिल्कुल, ऐसे में देखना होगा कि ये जो कार्य योजना
तैयार की जा रही है कि किस तरह से जो पूर्व मंत्री हैं, पूर्व मिनिस्टर्स हैं और उनको जिम्मेदारी दी जाएगी अलग अलग क्षेत्रवार की, तो किस तरह की रणनीति अपनाते हैं। क्योंकि कांग्रेस में एक तरफ हम बीजेपी और कांग्रेस को कंपेयर करते हैं, उनको देखते हैं, तो ये भी चीज़ें निकल कर सामने आती हैं जहां वहां एक नेता की बात सभी को माननी पड़ती है और यहां नेताओं की बात आपसी में जो गुट तैयार हो जाते हैं उन्हें देखना होता है कि वो उनकी बात मानेंगे भी नहीं। तो ये ख़ास तौर पर अंतर है जिससे जूझती है हर बार कांग्रेस। और इस बार कांग्रेस का क्या प्लान है, कैसे इसे निपट पाएगी, क्योंकि वो तस्वीर भी याद है सभी को जब दिग्विजय और कमलनाथ धरने पर बैठे थे और तू मैं दोनों के बीच हो गई थी। तो जब बड़े नेता हैं उन्हीं के बीच सामंजस्य प्रॉपर नहीं बैठ पाता है, तो वो छोटे नेताओं को वो कैसे संभालेंगे, जाहिर है। वैभव। हाँ बिल्कुल, जिस तरीके से हमने देखा कि गुजरात के विधानसभा चुनाव हुए इससे पहले, तो वहां पर अधिकतर करीबन 40 जो सिटिंग एमएलए थे उनकी टिकट काट दी गई, लेकिन किसी तरह का अंतर कलह देखने को नहीं मिला। वही हम कांग्रेस में देखते हैं कि आप किसी को अगर जिम्मेदारी से ही हटा देते हैं तो वो सार्वजनिक तौर पर मीडिया में आकर बयानबाजी करके पार्टी की मुश्किलें ही बढ़ाता है। तो भारतीय जनता पार्टी में जहाँ अंतर कलह की बात होती है तो वो पार्टी प्लेटफॉर्म पर ही निपटाई जाती है। जहाँ हम कांग्रेस के अंतर कलह की बात करें तो वो पहले मीडिया में आते हैं, मीडिया में बयानबाजी करते हैं, उसके बाद कांग्रेस के नेता अपने वरिष्ठ नेतृत्व से बातचीत करते हैं। हम राजस्थान में भी देख रहे हैं कि किस तरीके से सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच में तनातनी मची हुई है। तो मतलब राजस्थान में कांग्रेस को विपक्ष की जरूरत नहीं है, कांग्रेस के अंदर ही विपक्ष बनकर तैयार हो गया। तो इस तरह की अंतर कलह की समस्याओं से निपटने के लिए ही आज कांग्रेस के निवास पर बैठक बुलाई है कमलनाथ ने। वरिष्ठ नेताओं को बुलाया गया है, पूर्व मंत्रियों को बुलाया गया और अलग तरीके से सबकी बात को सुनकर फिर सर्वे की रिपोर्ट कमलनाथ बताएंगे सबको किस तरह की रिपोर्ट आई और अब किस तरीके से काम करना है, ताकि जब अंतिम समय में कांग्रेस को जनता के बीच में जाना हो, जब वोटिंग होनी हो, जब अंतिम दिन बचे हो, तब किसी तरह की अंतर कलह अगर सामने आती है तो कहीं ना कहीं नुकसान कांग्रेस को ही होगा। इसलिए कमलनाथ रणनीति बनाकर काम कर रहे हैं ताकि अंत समय में किसी तरह की कोई दिक्कत ना आए, नेता खुद में ना लड़ते रहें जबकि विपक्ष से लड़ें। बिल्कुल, लौट रहे हैं वैभव, अगली खबर पर आपसे बात करेंगे। तो अब शुरू हो चुकी है मध्य प्रदेश में राजनीतिक दलों की अग्नि परीक्षा। न केवल सत्ता पक्ष विपक्ष की तो पूरी तैयारी होनी ही चाहिए, बल्कि सत्ता पक्ष भी अपनी तरफ से जनता के बीच पहुंचे तो उनकी भी पुख्ता तैयारी होनी चाहिए, क्योंकि इस बार 2023 उन राजनीतिक दलों के लिए बिल्कुल नहीं है आसान। खबर भोपाल से ही, जहां यूनेस्को की 2 दिवसीय प्रेस कॉन्फ्रेंस होने जा रही है। माफ कीजिए, यूनेस्को की ये कॉन्फ्रेंस होगी, कार्यक्रम होगा जिसमें कॉन्फ्रेंस में भारत, भूटान, बांग्लादेश, नेपाल, मालदीव्स मौजूद रहने वाले हैं। श्रीलंका और देश के विभिन्न राज्यों के प्रतिनिधि शामिल रहने वाले हैं। सीएम शिवराज कॉन्फ्रेंस को संबोधित करेंगे। कार्यक्रम होगा विश्व विरासत स्थलों के संरक्षण पर विचार होगा। कॉन्फ्रेंस में कई देश के प्रतिनिधि भी शामिल होंगे। इसका शुभारंभ करेंगे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। यूनेस्को की आज की 2 दिवसीय कॉन्फ्रेंस आज से शुरू होने जा रही है। विश्व विरासत स्थलों के संरक्षण पर विचार होगा। यह बेहद ही महत्वपूर्ण है क्योंकि धरोहरों से भरा हुआ है देश मध्य प्रदेश और अलग अलग जगहों पर धरोहरें हैं जिन्हें सहेजने के लिए तमाम देश प्रयास करते हैं। तो क्या कुछ इस कॉन्फ्रेंस का एजेंडा रहने वाला है, क्या कुछ इस कॉन्फ्रेंस में और भी कार्यक्रम हम देखेंगे, जानकारी वैभव से ले लेंगे। वैभव हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, तो आज के जो ये कॉन्फ्रेंस के कार्यक्रम है इसमें किस तरह की क्या चीजें हम देखने वाले हैं वैभव? बेहद महत्वपूर्ण कॉन्फ्रेंस है ये, क्योंकि जिस तरीके से वर्ल्ड हेरिटेज जो साइट होती है, जो नए यूनेस्को के द्वारा चयनित किया जाता है, इन हेरिटेज साइट की उपलब्धियां क्या रही हैं, इनके संरक्षण के किस तरीके से प्रयास किए जा रहे हैं और किस तरह की चुनौतियां सामने आ रही हैं, तो इन सभी विषयों को लेकर आज यूनेस्को के बैनर तले एक बेहद महत्वपूर्ण का कॉन्फ्रेंस का आयोजन भोपाल में किया जा रहा है और कई देशों से आए जो प्रतिनिधि हैं इस कॉन्फ्रेंस में शामिल होंगे और उनके देशों में किस तरीके से वर्ल्ड हेरिटेज साइट को संरक्षित करने के प्रयास किए जा रहे हैं, उन प्रयासों के बारे में भी चर्चा की जाएगी। भूटान, बांग्लादेश, इसके साथ ही म्यांमार, वर्मा, जहां जहां पर हेरिटेज साइट्स
है वहाँ के प्रतिनिधि इस कॉन्फ्रेंस में शामिल होने के लिए पहुंचे हैं। मध्य प्रदेश में भी इस तरीके से सांची है, भीमबेटका है, ऐसे कई वर्ल्ड हेरिटेज साइट हैं जिन्हें घूमने के लिए इंटरनेशनल टूरिस्ट भी आते हैं। इसके साथ ही डोमेस्टिक टूरिस्ट भी बड़ी संख्या में यहाँ पर पहुंचते हैं और हम देख रहे हैं कि किस तरीके से भीमबेटका का बेहतर तरीके से विकास किया जा रहा है। पूरा कॉरिडोर वहाँ पर निर्मित किया जा रहा है, क्योंकि जो पहले के समय में संरक्षित तरीके से नहीं किया गया, उसके चलते वहाँ पर जो पेंटिंग्स थी, जो रॉक पेंटिंग्स थी, उनको कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचा है। तो उन रॉक पेंटिंग्स को संरक्षित करने के प्रयास भी किए जाए। इसके साथ ही जब इंटरनेशनल टूरिस्ट वहां पर पहुंचे तो भाषाई किसी तरह की कोई दिक्कत का सामना ना करना पड़े। तो राज्य सरकार के द्वारा, पर्यटन विकास मंत्रालय के द्वारा किस तरीके से काम किए जा रहे हैं, उन कार्यों की जानकारी भी इस कॉन्फ्रेंस में दी जाएगी और भविष्य में किस तरीके से टूरिस्ट का फ्लो बढ़ाना है, इन वर्ल्ड हेरिटेज साइट को बेहतर तरीके से डेवलप करना है, इन सब पर इस कॉन्फ्रेंस में चर्चा की जाएगी। बिल्कुल, ऐसे में इस कॉन्फ्रेंस में किस तरह का संबोधन मुख्यमंत्री देते हैं और क्या कुछ उनके संबोधन के मुख्य बिंदु होंगे, इस पर भी हमारी नजर होगी। लौट रही है, अगली खबर पर आपसे बात करेंगे। भोपाल से खबर, जहां मध्य प्रदेश एमपी चिकित्सक संघ हड़ताल करेंगे। एमपी चिकित्सक महासंघ हड़ताल करेंगे। 1 मई से 10,000 चिकित्सक हड़ताल पर जाने वाले हैं। बैठक में डॉक्टर्स ने निर्णय लिया है। सरकार ने हाई कमेटी की रिपोर्ट पर फैसला नहीं दिया है। मेडिकल कॉलेज शासकीय अस्पताल के डॉक्टर्स काम बंद कर हड़ताल पर रहेंगे। डॉक्टर्स, नर्सिंग स्टाफ, जूडा भी इसमें शामिल रहने वाले हैं। एमपी चिकित्सक महासंघ हड़ताल करेगा। 1 मई से हड़ताल पर रहेंगे 10,000 चिकित्सक। बैठक में डॉक्टर्स ने निर्णय किया है। सरकार ने हाई कमेटी की रिपोर्ट पर फैसला नहीं दिया है। मेडिकल कॉलेज शासकीय अस्पताल के डॉक्टर्स काम बंद कर हड़ताल करेंगे। वैभव जुड़े हुए हैं, तो चिकित्सक महासंघ हड़ताल करने वाले हैं। वैभव, क्या कुछ इसको लेकर जानकारी मिल पा रही है? बिल्कुल, कहीं ना कहीं परेशानियों का सबब बनने जा रही है उन मरीजों के लिए जिनका अस्पताल में इलाज चल रहा है, उनके लिए जिनके जल्द ही ऑपरेशन शेड्यूल है, क्योंकि मध्य प्रदेश चिकित्सक संघ के बैनर तले करीबन 10,000 इसमें जूनियर डॉक्टर भी शामिल है, नर्सिंग स्टाफ भी शामिल है, ये हड़ताल पर जाने वाले हैं। इससे पहले भी लोग हड़ताल पर गए थे, तब इनके द्वारा एक कमेटी बनाई गई थी। कमेटी ने राज्य सरकार के जो अधिकारी हैं उससे बातचीत भी की थी, लेकिन बातचीत तक ही सिमट कर रह गई, किसी तरह का कोई फैसला नहीं लिया गया। इसके चलते अब एक बार फिर से हड़ताल पर जाने का फैसला लिया गया है मध्य प्रदेश चिकित्सक संघ द्वारा। 1 मई से लोग हड़ताल पर जाएंगे। 10,000 से अधिक जो जूनियर डॉक्टर्स होते हैं, नर्सिंग स्टाफ इसमें शामिल होगा। हालांकि सरकार के द्वारा भी अपने स्तर पर कोशिशें की जा रही हैं कि मध्य प्रदेश चिकित्सक संघ की जो हड़ताल जो कि 1 मई से शुरू होने जा रही है, उसको समय रहते ही उनके प्रतिनिधियों से बातचीत करके हड़ताल को कैंसिल कराया जा सके। लेकिन फिलहाल जो जानकारी मिली है, कल जो बैठक हुई थी उसमें मध्य प्रदेश चिकित्सक संघ ने स्पष्ट कर दिया कि सरकार केवल बातचीत करती है, केवल आश्वासन देती है, लेकिन और कमेटी भी बना देती है प्रॉब्लम्स को सुलझाने के लिए, मांग को पूरा करने के लिए, लेकिन उसकी जो रिपोर्ट आती है उसको कोई किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं की जाती। इसलिए मजबूरन हमको हड़ताल पर जाना पड़ रहा है। जब सवाल किया गया कि अगर आप हड़ताल पर जाएंगे तो फिर उनका क्या होगा, मरीजों का क्या होगा, डॉक्टर्स का, इसके साथ ही जो ऑपरेशन शेड्यूल उनका क्या होगा, तो उनका स्पष्ट तौर पर कहना कि ये सबकी जिम्मेदारी सरकार के कंधों पर है। मतलब मरीज जो परेशान होंगे उनकी चिंता सरकार करे। बिल्कुल। अब ऐसे में खास तौर पर उन लोगों के सामने तो दिक्कतें आएंगी ही, जो मरीज हैं, जो पेशेंट्स हैं, जिनको इलाज की ज़रूरत है, जिन्हें इनकी सेवाओं की ज़रूरत है। और न केवल ये सरकार के सामने चुनौती हैं, बल्कि ऐसी तमाम हड़तालें चुनावी समय में होना सरकार के लिए मुसीबत का सबब है। और इनको भी किसी न किसी तरह से इनसे चर्चा करके इनकी बातों को सुनना और ये हड़ताल खत्म करवाना भी सरकार के लिए बेहद आवश्यक होगा। लौट रहे हैं वैभव, अगली खबर पर आपसे बात होगी। तो मध्य प्रदेश में शुरू हो गई हैं चुनावी तैयारियां। मतदाता सूची का प्रकाशन हो गया है। आपको बता दें, अब अधिकारियों कर्मचारियों की सेवाएं मांगी जा रही हैं। निर्वाचन से जुड़ी अन्य गतिविधियां तेज हो गई हैं। अधिकारियों कर्मचारियों का डेटा तैयार होगा और मध्य प्रदेश में चुनावी तैयारियों के लिहाज से तमाम प्रयास अब शुरू हो गए हैं। देखिए, अब निर्वाचन आयोग अपनी तैयारियों में जुट गया है। बहुत ज़्यादा वक्त नहीं है जब हम देखेंगे कि मध्य प्रदेश 2023 में शिवराज सरकार के चौथे कार्यकाल का टेन्योर होगा। हालांकि इस बीच कमलनाथ की सरकार मध्य प्रदेश में 15 माह के लिए रही, लेकिन अब चुनाव होने जा रहे हैं, जिसको लेकर न केवल राजनीतिक दल तैयारियों में जुट गए हैं, बल्कि निर्वाचन आयोग भी अपनी पूरी तैयारियां कर रहा है।
वैभव से जो जानकारी ले लेते हैं उनसे हम बातचीत करेंगे। तो चुनाव की तैयारियों में न केवल राजनीतिक दल बल्कि निर्वाचन आयोग को भी जुटना है और वो अपनी तैयारियों में जुट भी गए हैं। जाहिर है कि उन्हें तमाम जो पेपर वर्क है वो भी तैयार करना है और इसके अलावा सबसे अहम होता है कि कोई छूट ना जाए मतदाता, और इसके अलावा ईवीएम मशीनों को पुख्ता तरीके से तैयार करना जिस पर बार बार सवाल उठते हैं, और उसके अलावा मतदाता सूची तैयार करना। कई सारे काम होते हैं जो निर्वाचन आयोग को शुरुआती दौर से ही करने पड़ते हैं और काफ़ी कम समय माना जाएगा ये निर्वाचन आयोग की अपनी तैयारियां करने में। आप क्या कहेंगे? बिल्कुल, जिस तरह से भाजपा है लगातार बैठकें कर अपने संगठन को मजबूत कर रही है, प्रत्याशी चयन की तैयारियां भाजपा ने शुरू कर दी हैं। कांग्रेस जिस तरीके से आज बैठक करने जा रही है, लेकिन इन सबसे ज्यादा जो महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है वो निर्वाचन आयोग के कंधों पर है, क्योंकि निर्वाचन आयोग वो संवैधानिक संस्था है जिसे इन पूरे ही चुनाव को संपन्न कराना है। तो हालांकि जो वोटर लिस्ट होती है, वोटर लिस्ट का प्रकाशन भी हो चुका है, जो दावे आपत्तियां थी उस पर भी चर्चा हो चुकी है, लेकिन अब वोटर ज्यादा से ज्यादा वोटिंग करने के लिए मतदान स्थल पर पहुंचे। ऐसा जो जानकारी मिली है कि नवंबर में ये चुनाव शेड्यूल हो सकते हैं। हालांकि तारीखों का ऐलान होने में अभी काफी वक्त है, लेकिन उससे पहले निर्वाचन आयोग ने जो अधिकारी कर्मचारी रहेंगे, चूंकि निर्वाचन एक बड़ी प्रक्रिया होती है और बहुत ज्यादा स्टाफ की भी जरूरत होती है, तो निर्वाचन आयोग के द्वारा स्टाफ मांगा गया है कर्मचारियों का, ताकि समय रहते उनकी ट्रेनिंग भी की जा सके और चुनाव के समय किसी तरह की कोई परेशानी ना आए। इसको लेकर ही हम लगातार देखते हैं पाल की जिस तरह से ईवीएम को लेकर आजकल हर कोई सवाल खड़े कर देता है। जिस तरीके से हमने 2018 के चुनाव में भी देखा था, उपचुनाव में भी देखा था, लोकसभा चुनाव में भी देखा था कि कांग्रेस सीधे कहीं ना कहीं आरोप ईवीएम पर लगा देती, तो ईवीएम की निष्पक्षता बनी रहे तो उसकी तो रीशफलिंग होती है और समय पर ईवीएम पहुंच जाए। वीवीपैट मशीन जो होती है उन सबको लेकर भी तैयारियां निर्वाचन आयोग को दुरुस्त करनी है। इसके साथ ही आज वोटर ज्यादा से ज्यादा वोटिंग करने के लिए वोटर मतदान केंद्रों तक पहुंचे, इसको लेकर कई तरह के कैंपेन भी चलाने हैं। तो निर्वाचन आयोग के द्वारा अपने स्तर पर तैयारियां शुरू कर दी, क्योंकि जो सबसे अधिक जिम्मेदारी है चुनाव की प्रक्रिया को निष्पक्ष तरीके से संपन्न कराने की, वो निर्वाचन आयोग के कंधों पर ही है। बहुत शुक्रिया वैभव जानकारी देने के लिए। तो अपनी तैयारियों में जुट गया है चुनाव आयोग भी। उनकी जो प्रेपरेशंस होती हैं, उनकी जो तैयारियां होती हैं, उसको लेकर चुनाव आयोग ने कमर कस ली है और न केवल चुनाव आयोग, राजनीतिक दल भी इसमें जुटे हुए हैं। इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।